हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में, जबकि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलरेडी 2 वीडियो देखा है, हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, दोनों वीडियो में हमारा मेन फोकस रहा था नस्ट इक्वेशन। आखिर नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, नस्ट इक्वेशन है क्या, किसी भी सेल का ईएमएफ आप वहां से निकाल सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई एन लॉग ABCD। तो ईएमएफ ऑफ सेल तो हमारा ई सेल हो गई। ई नॉट सेल हम लोग कहाँ से निकालेंगे? ई नॉट सेल के लिए हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है उसके कैथोड से एनोड को घटा के ई नॉट सेल निकाल लेना है 0.059। और एन और ABCD के लिए अगर हम सेल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। फिर हम वहाँ पर जाके पुट करते हैं, लॉग का कैलकुलेशन करके हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं रखने वाला हूँ सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इस पार्ट में हमारा फोकस होगा कोलरास लॉ, फैराडे लॉ, ओम्स लॉ, 3 लॉ हमारे इस पार्ट में आएंगे। बट यहाँ के स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से, क्या सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं? हाँ, सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता भी है, नहीं भी होता है। अगर होता है तो वो कंडक्टर है, और नहीं होता है तो वो इंसुलेटर है। तो लोग यहाँ से थोड़ा देखें, सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट हुआ तो कंडक्टर, अगर नहीं हुआ तो इंसुलेटर। अगर कंडक्ट हुआ तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो इंसुलेटर। कंडक्टर 2 टाइप की हो सकती है, एक मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मतलब मेटालिक कंडक्टर का मतलब है मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना। अब मेरे हाथ में गोल्ड है, गोल्ड का रड से फ्लो होना, सिल्वर का रड से फ्लो होना, कॉपर से फ्लो होना, जिंक से फ्लो होना। यानी कि मेटल से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और जिसका कैरियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मेटल से अगर कंडक्ट होगा तो मेटालिक कंडक्टर, और किसी इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो होगा, अपने कंसिस्टेंट आयंस में ब्रेक करेगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होकर फ्लो करेगा, तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कुछ एग्जांपल है आपके पास, जैसे मेटालिक कंडक्टर में गोल्ड, सिल्वर, निकल, कैडमियम सब हमारे मेटालिक कंडक्टर में है, और HCl से फ्लो होना, H2SO4 से फ्लो होना, NaOH से फ्लो होना, एक्वस NaCl से फ्लो होना, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों में कुछ डिफरेंस में हमारी होती है। मेटालिक कंडक्टर में कैरियर का काम करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कैरियर का काम करता है फ्री आयंस। इसमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट अपने कंसिस्टेंट आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। इसमें मैटर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब गोल्ड से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो गई तो होने के बाद भी गोल्ड है, पहले भी गोल्ड थी, तो इसका मैटर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है, मैटर उसकी चेंज हो जाती है, इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी उसके कंपेयर में लो होती है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में, अगर टेम्परेचर बढ़ाई जाए तो मेटालिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है, जबकि अगर टेम्परेचर बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस घटती है। तो मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कुछ डिफरेंस है। मेन मुद्दा है फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर, फ्री आयंस कैरियर, नो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, नो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कंडक्टिविटी हाई, कंडक्टिविटी लो, टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टेंस डिक्रीज होती है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जरा इसका स्टेटमेंट को आप पकड़िएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइट अगर आप पकड़ोगे तो यहीं पर आपको इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सब समझ में आएगा। देखिए, द सब्सटेंस which conduct electricity in their aqueous state या in their molten state is called electrolyte. Once again, the substance which conduct electricity in their aqueous state या in their molten state, जो भी सब्सटेंस अपने aqueous state में, जो भी सब्सटेंस अपने एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, और जो नहीं करता है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर कहीं बात हो जाए व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट या इन देयर मोल्टेन स्टेट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट या इन देयर मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जिस रॉड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, दिस रॉड इज कॉल्ड एनोड, या सॉरी दिस रॉड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब इसी में बनेगा एक एनोड, एक बनेगा कैथोड।
तो द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट या इन देयर मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड द रॉड, द मेटालिक रॉड थ्रू विच करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे एनोड बन जाएगी, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे कैथोड बन जाएगी। तो हम लोग दो वर्ड देखें, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। जिस कंटेनर में सारा काम होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने डाल दिया कुछ इलेक्ट्रोलाइट, मैंने डाल दिया जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिया और बैटरी का पॉजिटिव से जोड़ दिया इसको, नेगेटिव से जोड़ दिया इसको। तो पॉजिटिव से जोड़ा तो ये बन गया एनोड, नेगेटिव से जोड़ा तो ये बन गया कैथोड। अब इसी में सब चीज़ है, ये रड हो गया इलेक्ट्रोड, ये लिक्विड हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये कंटेनर हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चार वर्ड, पहला इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट या इन देयर मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। द मेटालिक रॉड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। The container is called electrolytic cell and the process of decomposition of electrolyte into non-constituent ions are called electrolysis। अब देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रोलाइट तो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूटता है, लेकिन अब ये देखना है क्या वो कंप्लीटली टूटता है कि पार्शियली टूटता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली डिकम्पोज करेगा, 100% डिकम्पोज करेगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में पार्शियली डिकम्पोज करेगी दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेयरएज द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच पार्शियली डिसोसिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है? अरे भाई इलेक्ट्रोलाइट तो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूटता है, लेकिन अगर वो कंप्लीटली टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो पार्शियली टूटेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली डिकम्पोज इनटू ऑन कंस्टिट्यूएंट आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच पार्शियली आयोनाइज इनटू ऑन कंस्टिट्यूएंट आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है 100%। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, किस लेवल तक डिसोसिएट करेगा, किस एक्सटेंट तक डिसोसिएट करेगा, तब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिकम्पोज करती है। तो इसका अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 100% होगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100 से कम। कितना ये पता नहीं, या 10% भी हो सकता है, 50, 60, 70, 80 भी हो सकती है, बट 100% अगर हो गई तब तो तुम बन जाओगे स्ट्रॉन्ग। अब बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करता है। तो अभी हम लोग दो कंडक्शन पे बात कर रहे थे, मेटालिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक, मेटल, फ्री आयंस, नो केमिकल चेंज, नो डिकम्पोजिशन, नो मैटर चेंज, कंडक्टिविटी हाई। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट से होना, केमिकल चेंज होना, मैटर में चेंज होना, डिकम्पोज होना, कंडक्टिविटी लो होना, टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस का डिक्रीज होना। फिर देखें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को 4 फैक्टर अफेक्ट करता है। पहला, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखिए, एक इलेक्ट्रोलाइट अगर टूटेगा तो दो आयन में आएगा, जैसे HCl, H+, Cl-, NaOH, Na+, OH-, KCl, K+, OH-, सिल्वर नाइट्रेट, Ag+, NO3 के ऊपर एक माइनस। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो दो आयन में आएगा। इन दोनों आयन के बीच का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, आयन की मूवमेंट उतनी कम होगी। चलिए हटाइए, K+ को Cl- बहुत अट्रैक्ट करेगा या Cl- को K+ बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है पॉजिटिव को नेगेटिव बहुत अट्रैक्ट, नेगेटिव को पॉजिटिव बहुत अट्रैक्ट करेगा, तो आयन की मूवमेंट कम हो जाएगी। और आयन की मूवमेंट अगर कम होगी तो कैरियर स्लो मूव कर रहा है, और कैरियर अगर स्लो मूव करेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो पहला फैक्टर है मेरा इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन। और ये होता है आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। दीज आर द अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, दीज आर द अट्रैक्टिव अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो पहला फैक्टर है वो इलेक्ट्रोलाइट का आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन, इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन, वही दोनों आयन के बीच का अट्रैक्शन को बोलते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन या तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन। दूसरा है सोल्वेशन ऑफ आयंस, सोल्वेशन ऑफ आयंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ये होता है
इलेक्ट्रोलाइट का आयन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, फिर से सुन लीजिए आप, इलेक्ट्रोलाइट का आयंस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो इट इज कॉल्ड सॉल्वेशन ऑफ आयंस, या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, सॉल्वेंट जितना मोटा होगा, चिपचिपा होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो अट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का। अब सॉल्वेंट की जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर पोलर है, तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है तो यहाँ भी आयन के मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो पहला फैक्टर था आपका इंटरआयनिक अट्रैक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोलाइट के आयन के बीच का अट्रैक्शन है सॉल्वेशन ऑफ आयन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये जो है ये आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कहते हैं इसको, और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का बीच का अट्रैक्शन है। चौथा है हमारा टेम्परेचर। तीनों अट्रैक्शन जो ऊपर वाला है अगर ये बढ़ता है, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयन की मूवमेंट कम होगी। तो तीनों फैक्टर बढ़ने पर कंडक्टिविटी कम होगा, ये तीनों फैक्टर बढ़ने पर कंडक्टिविटी कम होगा, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं एक टाइप का अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन अगर है तो आयन को ही टेंशन देगा, आयन मूव कम करेगा, आयन मूव कम करेगा, कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे ऊपर का तीनों फैक्टर घटेगा, ऊपर का तीनों फैक्टर घट जाएगी, अट्रैक्शन कमजोर करेगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ऊपर का तीनों फैक्टर डिक्रीज करेगा, और तीनों फैक्टर का डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ तक के बाद अब हम आगे चलना चाहते हैं जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो अब तक हम लोग देखें मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है। अब चलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफी पुराना लॉ, फिजिक्स में इस लॉ के साथ बहुत काम करना है, बट हमें सिर्फ स्टेटमेंट पे जाके यहाँ पे काम करना है। वो स्टेटमेंट हमारा है द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, बहुत बार आप सुने, एक बार फिर से सुन लीजिए, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference at the both end of conductor। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कंडक्टर, इस एंड को बोला A, इस एंड को बोला B, यहाँ का पोटेंशियल हो गया VA, यहाँ का पोटेंशियल हो गया VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया VB माइनस VA। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA एट द बोथ एंड ऑफ कंडक्टर। एक बार पूरा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 9 से इसको पढ़ रहे हैं, 10th में आप पढ़े हैं, फिजिक्स में आप अभी बहुत तेज पढ़ रहे होंगे। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference at the both end of conductor। यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VB माइनस VA, तो पोटेंशियल में पोटेंशियल घटाएंगे तो पोटेंशियल ही मिलेगा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो I जब V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो VB I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हटा के कॉन्स्टेंट हम लोग लगा देते हैं, V इज इक्वल टू IR। R हमारा कांस्टेंट है, R हमारा कांस्टेंट है जो कि मेरा रेसिस्टेंस है, तो R इज कांस्टेंट और इट इज रेसिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू V बाई I, वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, जो कि कहलाता है हमारा ओम। लेकिन रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस ठीक है कांस्टेंट है, ओम्स लॉ से आया हुआ है, बट रेसिस्टेंस होता क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट to oppose flow of electric current। It is the ability of a conductor to oppose the flow of current through it। माने किसी भी कंडक्टर का वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपने से होके करंट फ्लो को अपोज करे। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, बट उसका भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। हर एक कंडक्टर में करंट अपोज करने का एक गुण होता है, हर एक कंडक्टर में करंट अपोज करने का गुण होता है। कोई भी कंडक्टर 100% कंडक्टर नहीं है, कोई भी मेटल 100% कंडक्टर नहीं है। सिल्वर में भी कोई भी मेटल में करंट अपोज करने का कुछ एबिलिटी होती है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, डिनोटेड बाय R, R इज इक्वल टू V बाई I, वोल्ट पर एम्पियर ओम। तो रेसिस्टेंस के बाद हम थोड़ा बात करेंगे रेसिस्टिविटी क्या होती है, अगला टर्म आएगी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिनोट तो होता है रो से,
डिनोटेड बाई रो। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance of a conductor is directly proportional to their length. Resistance of a conductor is inversely proportional to their area of cross section. अभी दोनों को अगर मिला दूं तो R this L by A होगी, L ऊपर A नीचे। अब कांस्टेंट के सिंबल को यहाँ पर हम पुट करेंगे और कांस्टेंट यहाँ लाएंगे रो। R इज इक्वल टू रो L by A। डोंट वरी, रो कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? रो इज इक्वल टू RA by L। रो इज इक्वल टू RA by L। यूनिट पे बात कर लेते हैं। ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर कटा, ये मिला हमको ओम मीटर। ओम मीटर। अब रेसिस्टिविटी के बारे में कुछ बात। अगर किसी मेटल का लेंथ को चेंज किया जाए, एरिया को चेंज किया जाए, तो उसका रेसिस्टेंस तो चेंज होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। बट उसका रेसिस्टिविटी कभी भी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इट इज कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी उसका कभी चेंज नहीं करेगा। तो अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी कोई क्वेश्चन आता है कि एक रॉड के लेंथ को मैंने डबल कर दिया, चाहे ट्रिपल कर दिया, चाहे कुछ किया, काट दिया, तो नया रेसिस्टेंस और नया रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। तो नया रेसिस्टेंस तो निकलेगा, वो तो निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन नया रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करेगा। रेसिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। तो रो इज इक्वल टू RA by L, जहाँ A मेरा एरिया क्रॉस सेक्शन है, L मेरा लेंथ है, R मेरा रेसिस्टेंस है, रो है मेरा रेसिस्टिविटी, यूनिट है ओम मीटर। अब दो वर्ड और थोड़ा सा उठाते हैं। एक कंडक्टेंस, और एक कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G, कंडक्टिविटी को डिनोट किया कप्पा से। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। एक बार और, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि G इज इक्वल टू 1 बाई R। G इज इक्वल टू 1 बाई R। अब 1 बाई R है तो 1 बाई ओम, 1 बाई ओम बोलिए, पर ओम बोलिए, साइमन बोलिए, मोह बोलिए। इसका यूनिट साइमन, साइमन, साइमन या मोह पर ओम। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो। 1 बाय रो कप्पा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो 1 बाय ओम मीटर पर ओम पर मीटर, साइमन पर मीटर। तो हमने अभी देखा रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। यहीं पर एक छोटा सा टर्म आएगा सेल कांस्टेंट, वो है क्या? सुन लीजिए। अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो है कि नहीं? हाँ, कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो। ऊपर में देख रहे हैं कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो। तो रो की जगह पे RA बाई L तो कर सकते हैं, L जाएगी ऊपर, रो की जगह पे RA बाई L, तो RA बाई L चल गई ऊपर। अब यहाँ गौर करके देख लीजिए, कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई A। 1 बार को अलग रखा, L बाई A को थोड़ा साइड कर दिया। तो 1 बाय R क्या? 1 बाय R क्या? 1 बाय R क्या? G। 1 बाय R G। तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L बाई A। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। L बाई A बना सेल कांस्टेंट। तो ये कप्पा हो गया मेरा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस into cell constant. Cell constant is L by A. Cell constant is L by A. तो आज के फैक्टर में चूंकि आपको पता है कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट में मैं करता हूं, हमें 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाते हैं। हमको 1 घंटा 1.5 घंटा तक आपको आपका दिमाग और आंख दोनों नहीं हमको खराब करवाना है, तो छोटे छोटे पार्ट में चलते हैं। तो आज के पार्ट में आपका आया मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दोनों में कुछ डिफरेंस। फ्री इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, कंडक्टिविटी हाई है, कंडक्टिविटी लो है, केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज होती है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन होती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट, इन देयर मोल्टेन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। द रॉड थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कंटेनर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप की होती है, अगर कंप्लीटली डिकम्पोज करेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और पार्शियली डिकम्पोज करेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो कौन सा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करता है? पहला तो है इंटरआयनिक अट्रैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। दूसरा है मेरा सॉल्वेशन ऑफ आयन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तीसरा है मेरा विस्कोसिटी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। चौथा है मेरा टेम्परेचर।
फिर ओम्स लॉ क्या है, काफी पुराना लॉ, ये बोलने की जरूरत नहीं, मुंह में है V = IR। अगला है रेसिस्टिविटी, ये भी आपके मुंह में है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। और यहीं पे थोड़ा छेड़छाड़ करके एक फॉर्मूला बन के आती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। लेकिन इसका अगला जो पार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे आने वाला है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ, उसके ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो भी 15-20 मिनट का मैं दूंगा, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वीडियो होगा। वेट कीजिए सेकंड वीडियो के लिए। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कम से कम वीडियो को 2 बार देखिए। थैंक यू।